हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो? आइए अपनी एनर्जी को हाई करते हैं और फिजिक्स को शानदार जानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने जाना था मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जिनसे फिजिक्स चलती है। फिजिक्स इज द फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स को यूज करते हैं बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिंपल सिंपल जो मैथमेटिक्स है फिजिक्स में आपको वो परेशान करने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा हम कोई अवसर छोड़ते ही नहीं जिससे हमें परेशान होने की जरूरत पड़े, तो हम उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने समस्या आती है कि किस प्रकार हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो हमने ट्राइंगुलर मेथड बना लिया, पैरेललोग्राम मेथड बना लिया। हम किस प्रकार वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। फिर हमने उन वेक्टर्स से किस प्रकार मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट निकलने वाला है उसकी क्या वैल्यू होने वाली है उसके बारे में हमने जान लिया। वो कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है उसकी वैल्यू भी हमने जान ली, उसको भी फाइंड आउट करने का हमने तरीका जान लिया। आइए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किस तरह से एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर में अलग, सपोज जैसे आपके सामने कोई कह दिया जाए कि एक इस तरह से कोई बॉक्स है और इस बॉक्स को एक रस्सी इधर बांध दी, एक रस्सी इधर, और एक एक्स वाई प्लेन के अंदर इसको मूव कराया जाता है। एक प्लेन है, ये प्लेन, ये बोर्ड, ये समझ लीजिए आप प्लेन है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक रस्सी इधर बांध दिया, एक रस्सी इधर बांध दिया। इधर फोर्स मैं m1 लगाता हूँ, इधर फोर्स F2 लगाता हूँ। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये बॉक्स किधर जाने वाला है? ये आपका प्यारा सा बॉक्स किधर जाने वाला है बताइएगा दोस्तों। क्या ये इधर जाएगा? क्या ये इधर जाएगा? ऐसा ही कॉन्सेप्ट अभी आप बैठे बैठे इसका प्रयोग कर भी सकते हैं। अपने इस कान को इधर ले जाइएगा, एक हाथ से इधर ले जाइएगा, कान आपका इधर जाने वाला है, आपकी मुंडी इधर जाने वाली, किधर जाएगा बताइए? दोनों तरफ पूरी ताकत के साथ खींचना है। बताइए मुंडी किधर जाएगी? आगे की ओर। आपने फोर्स लगाया इधर और इधर, मुंडी जा रही है फ्रंट में। ऐसा क्यों हुआ मेरे प्यारे दोस्त? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों फोर्सेज का जो एक रिजल्टेंट जाने वाला है वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है, F, जिसमें F1 का भी कंपोनेंट है, F2 का भी कंपोनेंट है। F2 का कितना कंट्रीब्यूशन है, F1 का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें मेरे प्यारे दोस्त क्या करना पड़ेगा? एक वेक्टर का रिजोल्यूशन करना पड़ेगा कि वो एक 2D में, यानी आप इसको एक प्लेन में मोशन करवाना चाहते हो या 3D में मोशन करवाना चाह रहे हो, तो हम दोनों चीजें देखेंगे। यानी 2D में रिजोल्यूशन किस प्रकार करते हैं और 3D में रिजोल्यूशन मेरे प्यारे दोस्त वैसे ही है जैसे कि हम वेक्टर को ऐड करते हैं। आपने वेक्टर को एडिशन किया था, वैसे ही उसका जस्ट उल्टा क्या है, उसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं, क्या उसकी वैल्यू होने वाली है, आइए उसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी एक वेक्टर है, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आइए एक प्लेन को, एक वेक्टर को, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन मीन्स हमारे पास सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स की बात आई तो थोड़ा सा पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता देता हूं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन तरीके का होता है: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 11th और 12th क्लास में बेसिकली आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एक दो जगह यूज करते हैं, उसको हम ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कौन सी लोकेशन पर है, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स होना हमारे पास जरूरी है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, एरोप्लेन उड़ती है, तो एरोप्लेन के लिए उसे सपोज इंडिया से अमेरिका जाना है, लॉस एंजलिस जाना है, तो लॉस एंजलिस शहर का ऐसा तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये रास्ता इधर जाएगा, ये रास्ता जाएगा, वो तो एयर में जा रही है। तो उसको वहां का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि वो उस ग्लोब के ऊपर, इस पूरे अर्थ का जो मैप है, उस मैप के
मैप में वो कौन से पॉइंट पर है, यानी कौन से कोऑर्डिनेट्स पर है, तो वो कोऑर्डिनेट हमें मालूम होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले एक ओरिजिन लेते हैं। उस ओरिजिन से, जैसे ये अक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप यूज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, एक यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे अक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, अक्स एक्सिस पे कितना चलेगा उसको मैंने बोल दिया x1, सपोज यहाँ पर x1 है, और y एक्सिस पे मुझे कितना चलना पड़ेगा, सपोज वो y1 है, और z पर मुझे कितना चलना पड़ेगा, वो क्या है मेरा z1 है। यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, x1 y1 z1। यानी अब हम स्पेस के अंदर इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो इसको ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी हम यही काम करने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। चलो तो प्यारे दोस्तों, अब मैं एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास है, और इस 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी एक ऑब्जेक्ट जो है एक प्लेन के अंदर मोशन करता है। आप ये समझ लीजिए, आपके पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, दूसरी जगह जा रहा है, तो यहां से वो चलकर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा तो इसको मैं एक ओरिजिन बोल दूंगा, ओरिजिन यह है और फाइनल पोजीशन इसकी ये है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक वेक्टर का यूज करूंगा। सपोज मेरे पास ये ओरिजिन ये है, और इस ओरिजिन से वेक्टर चल के पहुंच गया यहाँ। इस वेक्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यानी ये इस अक्ष एक्सिस से थीटा एंगल पे जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है, आप यहां से एंगल मेजर कर सकते हो। और ये उस ओरिजिन से ये इतना मैग्नीट्यूड है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो वैल्यू हम इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने इसके बारे में पहले देखा भी होगा, मैग्नीट्यूड हम कोई वेक्टर है उसका हम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ इसका रिजोल्यूशन कैसे करें, यानी इसको किस तरह से टुकड़ों में विभक्त करें, तो आप देखिएगा, पाइथागोरस सर ने हमें ट्रिग्नोमेट्री दी, ट्रिग्नोमेट्री से हमें बहुत मदद मिलती है दोस्तों। आप इसका कंट्रीब्यूशन भूल नहीं सकते, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाइथागोरस सर का। पाइथागोरस सर ने हमें बहुत कुछ बतलाया है, क्या क्या बतलाया है उसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। हालांकि आप बहुत ही बोर हुए होंगे जब 10th क्लास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये सब पढ़ा होगा, पर प्यारे दोस्त इसका इतना यूटिलाइजेशन है, इतना यूटिलाइजेशन है, क्योंकि जो सा भी आपको ट्राइंगल मिले, जैसी भी शेप मिले, हम हमेशा उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, जिससे हम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सके। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ओ बोल दिया, ये यहाँ पर पी बोल दिया, सपोज इसको मैंने क्यू बोल दिया। दोस्तों आपके सामने ये एक, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा, y में भी कंट्रीब्यूशन होगा, डेफिनेटली होगा। एक्स एक्सिस में कितना होगा, y में कितना होगा, वही क्या कहलाते हैं, इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कंपोनेंट्स में देखिए इसे किस प्रकार हम डिवाइड करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास कौन सा है, ट्राइंगल ओ क्यू, इसको क्यू बोल दो, हाँ, ओ क्यू पी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी। बताइए साइड ओ क्यू क्या हो जाएगा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो प्यारे दोस्तों मुझे फाइंड आउट करना है ओ क्यू, ओ क्यू मीन्स ए एक्स, ए एक्स, और ए एक्स क्या हो जाएगा, ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनस, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ओ पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी क्या होगा, कोस थीटा। सभी जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा होता है। और कोस थीटा यानी ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ओ क्यू को मैं लिखता हूँ ए एक्स से, यानी इसका एक्स कंपोनेंट, और ओ पी को लिखता हूँ मैं ए से। यहाँ पर केवल वैल्यू बता रहा हूँ मैं, डायरेक्शन नहीं बता रहा, ध्यान रखिएगा। इधर क्या है, कोस थीटा। ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ए कोस थीटा, मीन्स मेरे पास इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट आ गया, जिसे मैं ए एक्स कंपोनेंट बोलूंगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए कोस थीटा। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है आई कैप। तो इसको यदि आप ए एक्स वेक्टर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, ए एक्स वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए कोस थीटा
आई कैप। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही मुझे इसकी या तो ये साइड पता कर लो। देखो ये एक ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो ये जितनी साइड है उतनी ही ये साइड है, तो ये वाली जो साइड है ये भी कितनी होगी, ए वाई होगी। तो आप इसी ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हो, ए वाई अपॉन ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ए साइन थीटा। अरे बेटा ये तो बहुत ही आसान है, तो ये मेरा दूसरा कंपोनेंट हो गया, यानी इस डायरेक्शन में इस वेक्टर की क्या वैल्यू आपके पास मिलने वाली है, ए साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, यदि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए साइन थीटा जे कैप। क्लियर है। तो आप यदि ए वेक्टर फाइंड आउट भी करना चाहते हो तो इन कंपोनेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हो। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि मुझे ये वेक्टर मालूम है, ये वेक्टर मालूम है, इस वेक्टर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वेक्टर मालूम है, इसके कंपोनेंट्स इन दोनों डायरेक्शंस में इनके क्या क्या कंपोनेंट्स क्या क्या वैल्यूज होने वाली है वो हम इनकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट 3D वाला देखते हैं। यहां पर हाँ एक चीज और, यदि आपको ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, देखो थीटा टेन थीटा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए वाई, बेस कितना है ए एक्स, थीटा कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ये रहा डायरेक्शन, यानी ये जो ए वेक्टर है इसकी क्या डायरेक्शन होगी, यानी ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर होगा, ये किधर जाने वाला है, ये हम ए वाई और ए एक्स की मदद से बता सकते हैं। यदि मुझे ए एक्स की वैल्यू मिल जाए, ए वाई की वैल्यू मिल जाए, दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करूंगा, दोनों का रेशियो लूंगा, उसका टेन इनवर्स कर दूंगा, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, उस वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी उसका वैल्यू आ जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपने ट्राइंगल मेथड पढ़ा है, इसमें क्या है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है। देखो प्यारे दोस्तों इसको इस प्रकार बना सकते हो, ये मेरे पास ए एक्स वेक्टर है, ये ए वाई वेक्टर है, इधर ए वेक्टर है। ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं इसको, ए वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों एंगल ए वेक्टर ए एक्स इधर है, ए वाई इधर, दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू कितना है 90। इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर मीन्स ए कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए एक्स ए वाई कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वो वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बन गया एक, तो यहाँ इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ए जो है वो हम, यानी मुझे ए एक्स की वैल्यू, यानी आप ऐसे वैल्यू पुट ना करो, सीधे सीधे आप ये कह सकते हो, यानी आपको यदि कंपोनेंट मालूम है, कंपोनेंट मालूम है तो आप इन दोनों का स्क्वायर करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। और कंपोनेंट मुझे मालूम है तो ये ए वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मुझे कंपोनेंट न मालूम होकर केवल वेक्टर मालूम है तो हम उस वेक्टर की मदद से इसके कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं, उसके घटक कंपोनेंट्स कर सकते हैं, ये हमारे पास फैसिलिटी होती है। आइए दोस्तों, यदि मेरे पास एक 3D वेक्टर हो तो मैं किस प्रकार उसका रिजोल्यूशन करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 3D वेक्टर हालांकि आपको बहुत काम में आने वाला है, सबसे ज्यादा 2D वेक्टर आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला, बहुत बार आपको ये सब करना पड़ेगा, तो इसका आप बार बार अभ्यास करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये आ जाएगा, कितना इतना डिफिकल्ट नहीं है। 3D वाला कम काम में आने वाला पर थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, इसमें तीनों डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस भी है, मैंने एक्स एक्सिस अब की बार इधर इसको मान लिया है, वाई इसको मान लिया है, जेड मैंने इसको मान लिया है। एक्स एक्सिस में मेरा जो वेक्टर है ए एक्स वेक्टर है, वाई में ए वाई वेक्टर है, जेड में ए जेड वेक्टर है। ये ए वेक्टर इधर जा रहा है,
ये समझ लीजिएगा, ए वेक्टर इधर जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड यहां तक है। अब मुझे इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके पास देखो ट्राइंगल कौन सा है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है ये, और ए एक्स है ये कंपोनेंट। इस ए एक्स और इस ए को, इस मतलब ए वेक्टर को, ए वेक्टर से ए एक्स कंपोनेंट किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो, देखिएगा, ये जो एंगल है ये पूरा, ये है अल्फा, ठीक है। और ये यदि मैं यहां से एक ट्राइंगल बनाना चाहूँ, ये यहां से मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूँ, तो ये एंगल क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से थीटा के सामने यानी अल्फा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। ए एक्स तो क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ठीक है, और ए क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए कोस अल्फा। सिमिलरली ऐसे ही ए वाई निकालना है, ये ए वाई निकालना है, ए वाई निकालना है, ए ये दे रखा है, ए वाई ये निकालना है, तो ए दे रखा है, तो इससे अपने क्या कर सकते हैं, ये आप इस तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो थीटा के, तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, तो ए वाई अपॉन ए क्या बन जाएगा, कोस बीटा बन जाएगा। बीटा एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये मेरा ए वाई है, ये ए है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या बन जाएगा, ये 90, तो इसके सामने वाला एंगल, ये इसके, ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर, ये वाली बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, कोस बीटा। तो ए वाई इक्वल टू क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ए कोस बीटा। सिमिलरली ए जेड अपॉन ए जेड अपॉन ए, ये क्या बन जाएगा, देखिए ये ए है, ये ए जेड है, ये एंगल गामा है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, गामा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा कोस गामा। तो यहाँ से भी ए जेड क्या हो जाएगा, ए जेड इक्वल टू ए कोस गामा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दोस्तों, जैसे यहाँ वही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा आपकी यूटिलाइज होने वाला नहीं है, बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा करोगे तो आप वही एक राइट एंगल ट्राइंगल लो, फिर जैसे ये वाला ले अपने, ठीक है। मुझे ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है, इसको मैंने ए एक्स वाई नाम दे दिया, तो ए एक्स वाई कैसे करूँगा, देखिए इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मेरा ए एक्स है, ये मेरा ए वाई है, ये वाला ए एक्स वाई है। ए एक्स वाई क्या होगा, देखो ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, यानी ये भी क्या होगा, ए वाई होगा। तो ए एक्स इक्वल टू क्या बढ़ जाएगा, वेक्टर एडिशन से ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, तो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। सिमिलरली अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें क्या एक साइड ये जा रही है ए, ये वाली है ए जेड, और ये वाली है ए एक्स वाई, ठीक है। अब ए एक्स वाई वेक्टर, अब ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ए एक्स वाई वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए एक्स वाई वेक्टर का वैल्यू है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, और ये ए जेड वेक्टर, ये हमने देखा, यानी ए वेक्टर मेरे पास क्या मिल गया, ए वेक्टर इक्वल टू आ गया ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का अंदाज भी वही होगा, यानी ये वाले का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एक्स वाई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या बन जाएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या बन जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बन जाएगा अंडर रूट ए एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स वाई का स्क्वायर क्या है, ये वाला है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा दोस्तों, ए एक्स वाई का स्क्वायर मैंने रख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो 3D वेक्टर है, इस 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा प्यारे दोस्त, ए एक्स वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आया,
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट। यदि मुझे डायरेक्शंस फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्शंस यानी ए एक्स की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू, ए जेड की वैल्यू, कोस अल्फा बीटा गामा, इनकी डायरेक्शंस क्या होगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको मैं ए लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स कितना है, ए कोस अल्फा, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ए वाई कितना है, ए कोस बीटा, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बन जाएगा। और ए जेड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा बन जाएगा। अब देखिए यहां से ए कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, मीन्स 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा। ये एक रिलेशन आ जाता है, अल्फा बीटा गामा, इनकी वैल्यू जो है हम इस प्रकार इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम जो कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं। इस ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, ए एक्स कोस अल्फा हो, ए कोस अल्फा होगा, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ए कोस बीटा होगा, जे डायरेक्शन में ए कोस गामा होगा। यदि मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड मेरे पास होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और यदि इसको मैं इस मैग्नीट्यूड को पुट करके देखता हूं अल्फा बीटा गामा में, यानी जो एंगल्स है उसमें डायरेक्शंस में जो रिलेशन है उसकी बात करूं तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए 1 होती है। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों हम 2D के अंदर 3D के अंदर वेक्टर्स के रिजोल्यूशन कर सकते हैं। आइए आपको एक सिंपल सा एक जो रिलेशन है वो मैं करवाना चाह रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, आपको एक वेक्टर दे दिया है और वो 2D है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको एक वेक्टर दे दिया है, इसका जैसे फोर्स दे दिया है, ये समझ लीजिए आप, ये एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, एंगल थीटा है। इस फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। समझिएगा गौर से, एफ जो दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5 न्यूटन दे रखा है और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आपको इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यानी एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स, वाई डायरेक्शन में एफ वाई, ये आई कैप ये जे कैप होगा। एफ एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स अपॉन एफ। इसकी केवल हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको मैं एक बार वैल्यू की टर्म्स में लिख देता हूँ, एफ एक्स अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ कोस 30 डिग्री, एफ कितना है 5, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2। यानी एफ एक्स जो है, एफ एक्स वेक्टर जो है वो कितना आया 5/2 अंडर रूट 3, ये आई कैप। ऐसे ही एफ वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ वाई कंपोनेंट कोस सॉरी साइन, एफ वाई होगा साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू है 5, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी ये 5/2। एफ वाई वेक्टर की बात करूँ तो क्या बन जाएगा 5/2 जे कैप, ये जे कैप है, ठीक है, ये बन गया मेरा जे कैप, ठीक है। अब मुझे दोनों कंपोनेंट्स मिल गए, यानी इधर जो वैल्यू है वो ये तो 5/2 अंडर रूट 3, इधर जो वैल्यू है इसकी 5/2 यानी 2.5 न्यूटन इन जे कैप डायरेक्शन। अब मुझे एक एंगल दे रखा है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, ये कंपोनेंट्स मेरे पास आ गए हैं। अब मैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, यानी इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये कंपोनेंट्स मेरे पास आ गए हैं। आइए दोस्तों इस प्रकार एक 3D जो वेक्टर है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 3D वेक्टर की वैल्यू किस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस
एक वेक्टर है ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 4 i कैप माइनस 3j कैप 4 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। आपसे पूछा है कि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों चीजें आपको पूछी गई है। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए यहां से ए एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स डायरेक्शन यानी आई कैप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा एक्स कंपोनेंट को बताता है, वो कितना है 4, वाई का माइनस का 3, जेड का प्लस का 5। आपको यहाँ पर यदि इसकी यूनिट मिले यानी मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जो कुछ भी मिले, सेकेंड जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पर यदि इसका यूनिट मिले तो यहाँ पर आप यूनिट रखना है, अदरवाइज आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्तों क्या पढ़ा था हमने, अंडर रूट, अभी जस्ट पढ़ के आए, आपने देखा होगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। दोस्तों ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस 3 का स्क्वायर, ए जेड प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, आप तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9 25 सबको ऐड कर दो, ये कितना हो गया फिर अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब आपसे डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन यानी थीटा, डायरेक्शन किस प्रकार निकालोगे आप, तो एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट क्या हो जाएगा कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या पढ़ा था हमने, ए एक्स इक्वल टू ए कोस अल्फा पढ़ा था ना, यानी ए एक्स अपॉन ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स की वैल्यू 4, ए कितना है अंडर रूट 50, अल्फा कितना है कोस इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 50। इस तरह से हम बीटा गामा इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा जो काम है ये इस तरह से रहता है। आप डायरेक्शन पता करने का एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, और या तो इस तरीके से आसान तरीके से, ये आसान नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप एक दूसरा तरीका क्या है, एक वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ए वेक्टर जो है वो अपने अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, ये खुद का मैग्नीट्यूड रखता है, साथ में अपनी एक डायरेक्शन रखता है। यदि मैं इस मैग्नीट्यूड को इधर ले आऊं, यानी ए कैप जो है वो इसकी डायरेक्शन है, यानी ए वेक्टर अपन क्या ले आऊं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले आऊं, तो मुझे मेरी डायरेक्शन मिल जाएगी। या तो मुझे कोस अल्फा बीटा गामा तीनों फाइंड आउट करके हम एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर होगा, वाई एक्सिस से ए वेक्टर कितना एंगल पर होगा, जेड एक्सिस से ये कितने एंगल पर होगा, ये सब हमने जो ये डायग्राम में देखा, यानी अल्फा पता चल जाए तो हम ये श्योर हो जाएंगे कि ए वेक्टर जो एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे जा रहा है, वाई से इतने एंगल पे जा रहा है, बीटा से जेड से गामा एंगल पे जा रहा है, तो हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। ये तो रहा थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। इजी प्रोसेस क्या है, मुझे वेक्टर की प्रॉपर्टी याद है कि वेक्टर जो है उसकी डेफिनेशन में क्या है कि उसके साथ वैल्यू के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वेक्टर की। उसमें यदि मुझे कैप मिल जाए यानी ये डायरेक्शन मिल जाए तो मैग्नीट्यूड से मैं क्या कर दूं डिवाइड कर दूं। अब दोस्तों आप वेक्टर की वैल्यू पता है आपके पास, वेक्टर कितना दे रखा है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ए वेक्टर कितना दे रखा है, कितना आया हमारे पास अंडर रूट का 50, ये रहा मेरा कैप आई ए कैप।